देवरानी का दिन का खाना, जेठानी का रात का खाना। आज तो मैं बुरी तरह से थक गई। कितना काम पड़ रहा है बहू के चले जाने से मेरे ऊपर, लेकिन कभी ना कभी तो बच्चियों को जाना ही पड़ जाता है, कभी माओ के पास। चलो अच्छा है कि मैंने खाना तो बना ही लिया, लेकिन अब मेरी हड्डी हड्डी दर्द कर रही है, मुझे अब कुछ नहीं करना है। बहू, ओ शारदा बहू, कहाँ है? जी ससुर जी, नमस्ते। नमस्ते बहू, नमस्ते, जीती रहे। बाबा, आपके दोस्त आए हैं, आइए स्वागत है आपका हमारे घर में। कितने दिन के बाद आना हुआ वैसे। घर तो काफी बदल गया है। अरे हाँ, बदल ही जाएगा। तुम मेरे मुकेश की शादी में आए थे और अब मैं अपने पोते की भी बहू ले आया हूँ। अच्छा शारदा बहू, जा जल्दी से कुछ चाय नाश्ता बनाकर मेरे दोस्त आए हैं, इनके लिए ले आ। अरे नहीं, मैं तो बुरी तरह से थक गई हूँ, लेकिन अब बाबा से क्या कहूँ। जी लाती हूँ। अच्छा बाबा, मैंने खाना भी बना दिया है और खाने में सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप चाहे तो अपने दोस्तों को खाना खिलवा ले। नहीं नहीं बेटा, मैं खिलवा तो देता, लेकिन ये खाकर आए हैं, इसलिए अभी तू चाय ही बना ला। जी आप लोग बैठिए, मैं लाती हूँ। शारदा ऐसे बोलकर रसोई में चली गई। वैसे तो मेहमानों को भगवान का स्वरूप कहा जाता है, लेकिन आज तो मुझे मेहमानों का आना अच्छा नहीं लगा। बेकार में ही काम बढ़ गया है। हाय, हड्डी हड्डी दर्द हो रही है, और अब ऐसे में बाबा के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। मैं तो जल्दी से जल्दी अपने बेटे निखिल की शादी करवाती हूँ। जब उसकी शादी होकर एक और बहू आ जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। अगर बड़ी बहू को जाना भी पड़ जाए तो घर में छोटी बहू रहेगी। माँ, ये लो दवाई खाओ। माँ, अभी अभी हमारी पापा से बात हुई, वो कह रहे थे कि वो हमें आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे रात को। हाँ, तो तुम्हारे बिना तुम्हारे बाबा का दिल कहाँ लग रहा होगा। बच्चे तो ऐसे ही आंखों के तारे हो जाते हैं अपने माँ बाबा के लिए। सही कहा, लेकिन बेटा तुझे यहाँ आए 1 दिन हो गया है, तेरी सास गुस्सा तो नहीं करने लगेंगी? नहीं माँ जी मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती हैं, तो वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी। मैंने उन्हें बताया है कि आपकी तबीयत खराब है। वैसे अब मुझे लगता है कि आपको आराम है, तो मैं कल चली जाऊंगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है, मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली। गंगा की बात को सुनकर सुमन बस मुस्कुराई और उसने सूप पिलाया। पता नहीं बहू कब आएगी, ये लीजिए। यही रख दे बहू। चलो भाई खाओ, बढ़िया पालक और आलू के पकौड़े। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है अखिलेश, मजा आ गया। ये पकौड़े तो भाई बहुत अच्छे हैं। सच में ये चाय भी लाजवाब है। हाँ भाई, मेरी बहू तो ऐसे ही बनाती है, और अभी तो तुमने मेरी पोता बहू के हाथों का कुछ खाया ही नहीं, वरना सुबह का नाश्ता यहीं करोगे। अखिलेश की बात को सुनकर उसके दोस्त हंस दिए और नाश्ता करके वो चले गए। शाम को जब शारदा के बेटे और बेटी अपने अपने काम खत्म करके घर आए तो नीरजा ने अपनी माँ का कामों में हाथ बटाया। शारदा एक नॉर्मल घराने की औरत थी, जिसके बस एक बेटे की शादी हुई थी। उसकी बहू सुमन के 2 बच्चे थे और सुमन परिवार को साथ लेकर चलने वाली औरत थी। उसके साथ पूरा परिवार खुश और बंधा हुआ था। और ऐसे में ही सुमन अभी अपने मायके आई हुई थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत सही नहीं थी और उसके मायके आने की वजह से घर में उसकी कमी सभी को महसूस हो रही थी। ऐसे ही आज का दिन गुजर गया और अगले दिन मैं आ गई माँ। दादी हम आ गए। अरे मेरे बच्चे आ गए, आ जाओ। माँ जी क्या हुआ आपको, आप ऐसे पसीने में क्यों नहा रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू, कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही मैं काम कर रही थी। तुम्हारे जाने के बाद माँ को काम बड़े भारी पड़े हैं। माँ जी आपने क्यों किए इतने काम? अरे साफ सफाई में आकर कर देती और आप खाना बाहर से मंगवा देती। चलिए अब बैठिए, अब आप कोई काम नहीं करेंगी। अरे बहू मैं ठीक हूँ, तू आते ही काम मत कर, थोड़ा सा दम ले ले। हाँ भाभी, माँ और मैं काम तो कर ही रहे थे, तो दोपहर का काम हम खत्म कर देंगे, आप शाम का देख लेना। सही कह रही है नीरजा। नहीं माँ, मैं बहू होकर बैठ जाऊं और आप काम करें, ये मैं नहीं होने दूंगी। आप बैठो, मैं और नीरजा मिलकर करते हैं। सुमन की बात को सुनकर शारदा मुस्कुराई और बैठ गई, जिसके बाद नीरजा और सुमन ने मिलकर झाड़ू, बर्तन, पोछा सारे काम करके खाना भी बना दिया। और कामों से निपटकर सुमन तेल लेकर शारदा के कमरे में पहुंची।
बहू क्या कर रही है? आपके पाँव पर तेल लगाने आई हूँ। आपको थकान हो रही है ना? लाइए, इस तेल से सारा दर्द निकल जाएगा। कितना ख्याल रखती है तू मेरा, सच में तेरी जैसी बहू नसीब से मिलती है। लेकिन बहू, जब तू घर में नहीं रहती है ना तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। सोच रही हूँ कि तेरे देवर की अब शादी कर दूँ। ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है माँ जी। अब देवर जी की उम्र भी हो गई है, आपको उनके लिए लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। ठीक कहती है, आज आ जाए सभी, रात को बात करूंगी। शारदा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद शाम को सुमन ने सभी के लिए खाना बनाया और खाना लगाया। खाना लगाने के बाद जब सभी टेबल पर खाना खाने लगे, तब शारदा ने सभी के सामने निखिल की शादी की बात रखी। हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा ख्याल है बहू कि तू निखिल का घर बसवाने की सोच रही है। मैं राजी हूँ, कल ही पंडित जी को बुलाकर बात कर ले। जी बाबा, आप ठीक कहते हैं। ओहो, भाई की शादी होगी तो मुझे तो डांस भी करना पड़ेगा। मैं कौन से गाने पर नाचूंगी? मैं भी करूंगी, बोले चूड़िया पर डांस। इनको टेंशन भी है तो किस बात की है, डांस के लिए गाना। ओहो, क्या हुआ निखिल, सभी खुश हैं? तुझे क्यों सांप सूंघ गया है? नहीं कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। ये दांत मेरे चॉकलेट खाने के नहीं गले रे। उम्र हो गई है मेरी, अभी तक मैंने कभी तुझे ऐसे शांत नहीं देखा। चल बता, क्या बात है? हाँ, अरे कुछ भी बात नहीं है दादा। कुछ तो बात है, बता दे निखिल। पता नहीं आप सभी को कैसा लगेगा, लेकिन मैं पहले से एक लड़की को पसंद करता हूँ। उसका नाम है राधिका, और मैं और राधिका शादी करना चाहते हैं। निखिल की बात से हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। और तो इसमें इतना डरने की क्या बात थी? अरे दुनिया पसंद करती है एक दूसरे को, तू तो ऐसे डर रहा है कि जैसे क्या हो गया है। और अच्छा ही है जो तूने खुद ही लड़की पसंद की। आप लोग नाराज नहीं हैं? नाराजगी कैसी? तेरी माँ को मैं पसंद करके लाया था पगले। ला, लड़की की कोई तस्वीर दिखा और उसका नंबर दे, मैं बात कर लूंगी। निखिल ने सभी को अपनी पसंद की तस्वीर दिखाई तो राधिका सभी को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, राधिका को सभी ने पसंद कर लिया, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच शादी की बात पक्की हुई और निखिल और राधिका की शादी हो गई। आज के दिन राधिका की पहली रसोई का दिन था। और बहू की पहली रसोई है। अरे निखिल, तुझसे राशन लाने बोला था, तू लाया कि नहीं लाया? हाँ, ले आया हूँ माँ। माँ जी सुबह के 10 बजने जा रहे हैं। ये राधिका जागी कि नहीं जागी? ऊपर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आई, शायद वो अभी नहीं उठी है। चलो उठ जाएगी, ज्यादा टेंशन नहीं लो। तुम लोग तैयारी करो। ऐसे ही 2 घंटे और बीत गए और अभी 12 बज चुके थे, लेकिन राधिका अभी भी सो रही थी। राधिका तो उठी ही नहीं है, पता नहीं वो कब उठेगी और कब खाना वाना बनाएगी। मैं एक काम करती हूँ, सभी का दोपहर का खाना बना देती हूँ, क्योंकि 12 बज रहे हैं और कुछ ही देर के बाद सभी को भूख लगनी शुरू हो जाएगी। सुमन रसोई में गई और खाना बनाने लगी। 1 बजे तक उसका खाना बन गया और सभी खाने को बैठ गए। ऐसे में राधिका 1 बजे सोकर उठकर आई। गुड मॉर्निंग। ये अब तेरी गुड मॉर्निंग हो रही है? हम खाना खाने को बैठ गए हैं। हाँ, मैं तो ऐसे ही सोकर उठती हूँ। अब आपकी मर्जी कि आपको ये बात दिल से लगानी है कि नहीं। भाभी, आपकी आज पहली रसोई की रस्म थी। अगर आप जल्दी उठ जाती तो खाना आपके हाथ का बना हुआ होता और बस हम ही नहीं बल्कि काफी लोग खा रहे होते। अरे तो मैं शाम का खाना बना दूंगी ना सभी के लिए। अब ऐसी भी क्या आफत है, कल ही तो मेरी शादी हुई है। अब रात को नींद नहीं आ पाई तो खाना भी नहीं बन पाया। राधिका ऐसे बोलकर सभी के साथ खाने के लिए टेबल पर ही बैठ गई, जिसके बाद सभी खाना खाने लगे। उसने शाम का खाना बनाने को बोला था, जिसकी वजह से किसी ने भी ज्यादा गुस्सा नहीं किया। ऐसे ही शाम हो गई और शाम हो जाने के बाद अब राधिका की बारी थी खाना बनाने की। वो रसोई में आई और क्या मुसीबत है, खाना बनाओ चाहे से तुम्हारा दिल अंदर की आखिरी नस से भी नहीं चाह रहा हो। इन्हें ठीक से लगाना भी नहीं आता है। क्या मुसीबत है। राधिका ऐसे ही बस रसोई में जाने के बाद कामों को बिगाड़ रही थी। उसने आटा लिया तो आटा गिरा दिया। ऐसे ही उसने थोड़ी ही देर में रसोई का कबाड़ कर दिया। और हे भगवान, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है। वैसे क्यों आई है? ये तुमने क्या किया राधिका, और तुम बना क्या रही हो? क्यों बताऊं मैं तुम्हें, बोलो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगी? लाओ, मैं तुम्हारे साथ खाना बनवाती हूँ। सुमन ने ऐसे बोलकर बात को खत्म किया, जिसके बाद वो राधिका के साथ ही खाना बनाने को लग गई। लेकिन ऐसे में भी राधिका सुकून से खाना नहीं बना रही थी। राधिका, मुझे जरा प्लेट देना।
मैं अभी बिजी हूँ, कुछ नहीं दे सकती। तुम कहाँ से बिजी हो? तुम तो फोन चला रही हो। हाँ तो मैं नहीं दूंगी। राधिका की खुद की पहली रसोई थी, लेकिन उसने खाना नहीं बनाया और सारा खाना सुमन ने ही बनाकर घर वालों को खिलाया। ऐसे ही चलते चलते अब एक हफ्ता बीत चुका था और आज के दिन सुबह का वक्त था। अरे नहीं, देर हो रही है आज तो। बच्चों, तुम ना अब खुद से तैयार होना सीख लो। अब तुम्हारी माँ को बहुत काम रहने लगे हैं। चलो, तुम तो तैयार हो गए, अब मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे लंच का और ब्रेकफास्ट का इंतजाम करती हूँ। सुमन, जरा मेरी घड़ी दे दो, लाओ। ये लीजिए जी। सुमन बेचारी एक पांव पर सभी को तैयार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग घर वालों के नाश्ते और लंच की तरफ के लिए परेशान था। वो जल्दी से बच्चों को तैयार करके नीचे रसोई में आई और अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी एक देवरानी भी है। अच्छा, वो राधिका रसोई का काम देखने लगी। अब किसी को देर नहीं होगी। सुमन, जल्दी से नाश्ता बनाकर लगाओ, तुम रसोई से क्यों निकल आई? वो लंच और ब्रेकफास्ट राधिका बना रही है, बस लाती होगी। देखा माँ, आपके बेटे की पसंद खराब नहीं है। कितनी जल्दी राधिका ने यहाँ सब कुछ संभालना शुरू कर दिया है। ये लीजिए निखिल जी, आपका नाश्ता और टिफिन। राधिका बस निखिल का ही नाश्ता लाई थी और उसी का टिफिन। ये देख सभी चौंक गए और वो सब तो ठीक है राधिका, लेकिन बाकी लोगों का नाश्ता कहाँ है? कौन से बाकी लोग? बोलो निखिल। भैया हैं, बाबा और माँ भी तो हैं, सभी हैं। भैया और उनके बच्चे मेरी टेंशन नहीं है। निखिल, ये तेरी पत्नी क्या बोल रही है? कुछ नहीं भैया। राधिका, ये सब क्या है? तुम घर वालों में भेद नहीं कर सकती। मेरी भाभी ने कभी मुझ में और अपने बच्चों में भेद नहीं किया। अगर तुम्हें ये खाना लेना है लो, नहीं तो जाओ। वैसे भी तुम तो मुझे सोच कर लाए थे कि आते ही पूरे कबीले की नौकरानी बना दूंगा। मेरी सुंदर तो तुम्हें दिखाई कहाँ देती है। जाओ, अब तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। निखिल से ऐसे बोलकर राधिका जाने लगी कि तभी चिंता नहीं कीजिए देवर जी, मैं कुछ बना कर लाती हूँ सभी के लिए। रहने दो भाभी। अरे ओ महानता की देवी, ज्यादा महान नहीं बनो। अगर बनाना था तो सुबह से उठकर बनाती। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे बातें करके तुम मुझे मेरे पति से दूर कर दोगी? लेकिन मैंने क्या किया है? अब तुम बन नहीं रही हो जबरदस्ती की अच्छी। राधिका की बात को सुनकर सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ऐसे ही घर में चिकचिक शुरू हो चुकी थी कि तभी हे भगवान मेरा सर, अरे चुप करो ये बकवास, अरे बस बस एकदम चुप। दादाजी, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, आप चिल्लाइए नहीं। मैं ना चिल्लाऊं? सुबह ही तुमने अपने घर को महाभारत का मैदान बना दिया है। अरे इसका खाना उसका खाना है। अब मैं बताता हूँ कि अब कब कौन और किसका खाना बनाएगा। छोटी बहू, सुबह की रसोई तेरी, नाश्ता और खाना तेरे जिम्मे, ठीक है? और बड़ी बहू, शाम से लेकर रात तक की रसोई का काम तेरा। अब शाम की चाय, रात का खाना, ये सब तेरी जिम्मेदारी रहेगी। बोल, ठीक है? सुबह के वक्त रसोई मेरी, इसमें तो मेरा फायदा है। हाँ, ये सही है। और तू बड़ी बहू? ठीक है दादाजी, जैसा आप कहें। सही है, तो मेरा सुबह का काम तो हो गया है। अब जिसको जो करना है कर ले, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। राधिका ऐसे बोलकर सभी के बीच अपने कमरे में सोने को आ गई। वहीं सुमन रसोई में गई और उसने बड़ों को चाय, बच्चे और अपने पति, देवर और ननद को मैगी बनाकर लंच के लिए दे दी, जिसके बाद वो सफाई वगैरह करने लगी। बहू, पता नहीं है कि ये राधिका के रंग आगे को कैसे रहेंगे। ये तो अभी से ही बड़ी खतरनाक है। चिंता नहीं कीजिए माँ जी, अब रसोई का वक्त अलग अलग हो गया है तो सब सही ही रहेगा। सुमन ने ऐसे बोलकर बात को खत्म किया, जिसके बाद वो राधिका के जागने का इंतजार करने लगी, क्योंकि आज का खाना दोपहर में उसको ही बनाना था। दोपहर के 12 बजे राधिका रसोई में आई और अच्छी नींद आई। वैसे मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बिस्तर से हटूं, लेकिन हटना पड़ा। अब इन लोगों को खाना बना कर दो, जैसे कि मैं इनके बाप की नौकर हूँ। मेरा मन नहीं है कुछ भी खास बनाने का। मैं तो कुछ आसान और झटपट बनने वाली चीज ही बनाऊंगी। राधिका ने ऐसे बोलकर ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद उसको ड्रॉर से मैगी का एक बड़ा पैकेट मिल गया। अरे वाह, मैगी, ये तो सभी की धड़कन है। अब मैं ये ही बनाऊंगी। राधिका ने मैगी बनाई जो बस 10 मिनट में बन गई, और मैगी बनाने के बाद वो रसोई से आ गई। शारदा और सुमन ये देखकर हैरान थी कि वो 10 मिनट में करके क्या आई है, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। दोपहर को जब सभी खाना खाने को आए, भाभी आपने इतनी मैगी दे दी कि वो खाई भी नहीं जा रही थी। मैं तो खाते खाते ही थक गई। अब तो कुछ और खाने को मिलेगा। ये लीजिए, पकड़िए। ये क्या बनाया है बहू? ये डिश तो जरा भी गर्म नहीं है। ये क्या है? ये मैगी है बाबा, खास आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है। मैगी भी कोई इस तरह से खाने की चीज है क्या?
क्या बकवास है ये? बहू, खाना बनाने को बोला था, मजाक नहीं। तूने तो हमारे सामने मजाक बना कर रख दिया है। माँ जी, मजाक नहीं है, मैगी है। और खबरदार, जो आपने मैगी को कुछ भी कहा तो आपको पता भी है कि मैगी कितने लोगों की दिल की धड़कन है। मैं तो ये ही खाऊंगी। माँ, ये नहीं खानी है, ये तो हमने टिफिन में भी खाई थी ना, मुझे ये नहीं खानी है। नहीं खानी तो मत खाओ, मेरे ऊपर किसी का ठेका नहीं है। मैंने तो खाना बना दिया है। मैं अभी पराठे बना कर लाती हूँ, आप लोग बैठिए। सुमन की बात को सुनकर राधिका चिढ़ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। राधिका रसोई में गई और सभी के लिए पराठे के साथ अचार ले आई। तब जाकर सभी ने खाना खाया। ऐसे ही कुछ देर हुई और अब शाम होने को आई थी। पूरा परिवार साथ ही था। ऐसे में सुमन आहिस्ता से वहां से उठ गई। ऐसे जब पूरा परिवार साथ हो तो चाय के साथ पकौड़े खाने का मजा ही अलग हो जाता है। मैं जल्दी से पकौड़े तलकर ले जाती हूँ। सुमन ने चाय के साथ पकौड़े बनाए, जिसके बाद वो उन्हें टेबल पर ले आई। बहू, तू कहाँ गायब हो गई थी और ये क्या है? माँ जी, मैं सभी के लिए शाम की चाय और पकौड़े बनाने को गई थी। आप लोग खाइए, मैं चटनी भी लेकर आती हूँ। सुमन की बात को सुनकर सभी मुस्कुराए, जिसके बाद उन्होंने चाय के साथ पकौड़े खाए। ऐसे ही कुछ देर के बाद खाना बनाने की बारी थी, जिसके लिए वो बाजार से सब्जी लेने को निकल गई। उसके साथ नीरजा भी थी। रमेश जी, ये सब्जियाँ कैसे दी है? अरे अब कौन सी लेनी है उसके हिसाब से बताओ। ये बैगन ले जाओ, एकदम ताजे खेत से टूटे हुए बैगन हैं, वो भी बस 20 रुपया किलो। और ये कटहल है, ये भी ताजा है, 30 रुपए का आधा किलो। हाँ, सब्जी तो एकदम ताज़ी है, लेकिन आप महंगी बता रहे हैं। ऐसे नहीं, आपको ये कटहल देनी है 20 की आधी किलो, तो मैं 1 किलो ले लूँगी। और ये बैंगन 10 के 1 किलो। बहुरिया, कुछ ज्यादा ही मंदे रेट लगा दिए हैं तुमने तो। हाँ, क्या मंदा है? चुपचाप दीजिए, मैं आपकी हर रोज की आने वाली ग्राहक हूँ। अगर मुझे ही डिस्काउंट नहीं मिला तो किसको मिलेगा? अरे अच्छा, चलो ठीक है। सुमन बार्गेन करके सामान ले आई, जिसके बाद वो अपने घर आई और खाना बनाने में लग गई। रसोई संभाली है तो काम पूरा करना होता है। राधिका ने तो कोई बर्तन नहीं धोया है, अब मुझे ही इन्हें साफ करना पड़ेगा और खाना भी बनाना है। एक काम करती हूँ, कटहल देर में गलेगी तो उसको चढ़ाकर फिर बर्तन साफ करके बैंगन का भरता और दाल बना लूंगी। सुमन ने ऐसे ही हिसाब लगाते हुए काम किया, जिसके बाद खाना बन जाने के बाद उसने घर को भी साफ किया। शाम को जब सभी खाना खाने को बैठे तो वाह, कितना सारा और अच्छा अच्छा खाना बना है। आज तो खाने की खुशबू से पूरा घर ही आपने महका दिया भाभी। अब तो बस जल्दी से खाना खाने को दे दो। मेरे खाने की तो कभी आपने इस तरह तारीफ नहीं की, ना ही कभी खाने में दिलचस्पी ही दिखाई। तू बनाती भी तो क्या क्या बवाल है, हाँ? इसको कहते हैं खाना। बुढ़े के आधे पांव कब्र में हैं, लेकिन खाने की चटकारे पूरे चाहिए। कोई बात नहीं है दादा ससुर जी, होता है। आपको तो मैं अब कल बताऊंगी। राधिका ने सोच लिया था कि वो कल भी कुछ बवाल ही करेगी। सभी ने आज का खाना बड़े मजे से खाया और ऐसे ही अगली सुबह निखिल राधिका को जगा रहा है। हे राधिका, अरे उठ जाओ, सुबह की रसोई अब तुम्हारी ही है। सब लोग नाश्ते और खाने का इंतजार कर रहे हैं, उठो। अरे मुझे नहीं उठना है, जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चलेगा राधिका, मेरा लंच भी तो है। मैं भाभी से किस मुंह से कहूंगा कि तुम जाग नहीं रही हो। कल रात का खाना मैंने तुम्हारे टिफिन में कर दिया है, वो खा लेना। अब मेरा दिमाग नहीं खाओ, जाओ यहाँ से। राधिका ने अपने पति को ऐसे बोलकर भगा दिया। निखिल बेचारा शर्मिंदा सा आया और नीचे आकर बैठ गया। सुमन समझ गई थी कि राधिका नहीं आएगी, इसलिए उसने अपने पति और बच्चों का नाश्ता और टिफिन बना दिया और उनके जाने के बाद कहाँ जा रही है बहू? आप सभी की चाय बनाने को माँ जी। नहीं, तू क्यों हमारी चाय बनाएगी? सुबह की तो जिम्मेदारी तेरी देवरानी की है ना, तो वो ही बनाएगी। लेकिन माँ जी, वो तो अभी सोकर भी नहीं उठी है। नहीं उठी है तो उठ जाएगी, लेकिन जब सुबह की रसोई उसकी है तो रसोई तो वो ही बनाएगी। जी दादाजी, जैसा आप कहें। सुमन ने बिना किसी सवाल के अपने बड़ों की बात को मान लिया। लगभग 8 बजे राधिका उठकर आई और आप लोगों ने नाश्ता कर लिया या? कहाँ से करेंगे जब तू जागी हुई ही नहीं है तो? हाँ, चल अब बना कर दे। ठीक है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि इन्होंने नाश्ता क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्हें मुझसे काम करवाना था। अब बताती हूँ। अच्छा, मुझे नाश्ते का कुछ सामान लाना है, मैं लेकर आती हूँ। राधिका ऐसे बोलकर एक बेकरी पर चली गई, जहाँ से उसने कुछ फैन, ब्रेड और सख्त वाली मट्ठी ले ली। भैया, ऐसी मट्ठी देना जो किसी की जबान के दांतों से भी ना चबे। ये ले जाइए, इसको दांत तोड़ भी कहते हैं, ये नहीं टूटेगी। राधिका जानबूझकर ऐसा सामान लाई थी कि जो उसके बूढ़े दादा, ससुर और सास और ससुर से ना खाया जाए।
वो घर आई और उसने सभी को चाय के साथ सख्त मट्ठी दे दी। अरे ये क्या है? नाश्ता है, शहर में तो सभी यही नाश्ता करते हैं, आप लोग भी खाओ। अच्छा है। तू हमें इतना क्यों सताती है? ये खाने लायक चीजें लग भी नहीं रही है बहू। सभी ने मट्ठी को चाय में डुबोया और जैसे ही उन्होंने उसको खाने के लिए काटना चाहा तो काट ही नहीं पाए। अटक क्यों गए? अपने मुंह देखिए, देखने और दिखाने के लायक बन रहे हैं। क्या बात है? राधिका ऐसे ही हंसी उड़ाने लगी। तुम्हें हंसी आ रही है? इतनी सख्त चीज तुम नाश्ते के लिए लाई ही क्यों? इसको माँ बाबा तो नहीं खा पाएंगे ना? अब खाएंगे नहीं खाएंगे इससे मुझे क्या, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है। राधिका की बात पर सुमन और बाकी सबको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। ऐसे ही दोपहर के वक्त, माँ जी, मैं खाना बना दूं क्या? बहू क्यों इतनी ज्यादा बेचैन हो रही है? मैंने कहा तो है कि जिसका काम है वो खुद कर लेगी, तुझे बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं बेकार में परेशान नहीं हो रही हूँ, आप खुद सोचिए, ये काम राधिका को करना है और दोपहर का 1 बज रहा है। कुछ ही देर में बाबा दादा सभी आ जाएंगे, उन्हें मैं क्या खाने को दूंगी? ये तेरी चिंता नहीं है कि तू क्या देगी, जिसकी दोपहर की रसोई है इसकी चिंता वो करे। शारदा ने सुमन को जाने नहीं दिया और सुमन को ऐसे ही टेंशन होने लगी। कुछ ही देर के बाद राधिका रसोई में गई और इन लोगों को क्या लगता है कि मैं इन्हें पकवान बनाकर खिलाऊंगी? वो तो अच्छा है कि मैंने ये खाना फ्रिज में रख दिया था, अब सब यही खाएंगे। राधिका ने उस खाने को ही गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। ये क्या है भाभी? ये कटहल, बैंगन, ये सब तो कल वाली ही सब्जियां है ना? हाँ, कल ये खाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया था ना, मैंने यही गर्म कर दिया, अब खाओ चुपचाप से। तो मतलब अब तू हमें जूठा खाना खिलाएगी? हाँ? अरे दादाजी, खाना भी झूठा होता है? खाना तो खाना होता है, झूठे तो इंसान होते हैं ना। खाइए, 1 रात पहले का ही तो है, खा लीजिए। राधिका ने सभी को जबरदस्ती खाना खिलाया। वहीं ऐसे ही जब शाम हुई तो माँ बड़ी भूख लगी है माँ, आप ब्रेड रोल बना दो ना, आप अच्छा बनाती हैं, बना दो ना। हाँ माँ, बना दो ना। राजू की बात को सुनकर सुमन मना नहीं कर पाई और उसने सभी के लिए ही ब्रेड रोल बनाए। वो रसोई की खिड़की में ये सब बना रही थी कि तभी और बहू शाम का नाश्ता बना रही है? जी हाँ, बच्चे जिद कर रहे हैं, आप भी आ जाइए, चख लीजिएगा। फिर किसी दिन आऊंगी। सुमन की ऐसी ही आदत थी सभी से हंसकर मिलना, इसीलिए सब उससे भी बात किया करते थे। ऐसे ही कुछ ही देर के बाद शाम के खाने का वक्त भी हो चुका था और सुमन ने शाम का खाना भी हमेशा की तरह दिल से ही बनाया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सुमन तो अपनी शाम की ड्यूटी अच्छे से निभा रही थी, लेकिन राधिका अपनी दिन की रसोई को अच्छे से नहीं संभाल रही थी। वो रोजाना अपने पति का टिफिन रात के ही खाने से भर देती और घर वालों को भी वो रात का ही खाना गर्म करके दे देती। ऐसे ही चल रहा था और आज के दिन सुमन को गुस्सा आ गया था। माँ जी, बस बहुत हुआ, मैं रोजाना आपको 2 वक्त के खाने के लिए घुटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। अगर राधिका खाना नहीं बनाती है या फिर उसको ये सब करके आप लोगों को तंग करने में मजा आता है तो मैं उसकी तरफ जरा भी नहीं हूँ। अब मैं और उसके ऊपर नहीं रहूंगी, आप लोगों को अब मैं पूरे दिन का खाना बना कर दिया करूंगी। हाँ भाभी, ठीक है, आप खाना बनाओ। वैसे भी राधिका भाभी का एहसान कौन झेले, मेरे बस की नहीं है। मैं जाती हूँ। सुमन रसोई में गई और उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया। ऐसे ही जब दोपहर हुई तो वो ही खाना बनाने को लग गई। ओह, क्या बात है, तुम आज बहुत सभी की सेवा में लगी हुई हो जेठानी जी। हाँ तो क्या करूँ, उन लोगों को रोजाना बासी खाना खाने के लिए छोड़ दूँ? ये मेरा परिवार है राधिका, अब तुम इसको अपना समझो या ना समझो, ये तुम्हारी मर्जी है। ग्रेट, ठीक है, तो करो फिर काम और बनती जाओ सभी की नज़र में अच्छी। वैसे भी मुझे तो छूट ही मिल रही है, मैं चलिए अब शॉपिंग के साथ साथ किटी पार्टी करने। राधिका की बात को सुनकर सुमन को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। राधिका अपने मजे करने को निकल गई और सुमन ने सभी को खाना बनाकर खिलाया। बहू, ये जो तूने सभी तरह का खाना बनाया है ना, ये सब्जी, ये चावल, सब कुछ बड़ा ही अच्छा बना है। सच में खाना खाने में मजा आ गया। हाँ, चाची तो रोज रोज पूरा खाना बनाती थी, आपने तो आज सच में बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। खाने के बाद बहुत ज्यादा मजा आया। इतने दिनों के बाद आप लोगों को अच्छा खाना मिला, ये सुनकर मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सुमन ने ऐसे बोलकर बात को खत्म किया। ऐसे ही रात हुई और रात को अपने कमरे में। प्रशांत जी उठ जाइए, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। ले जाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ, क्यों नाराज हैं? यार, जब तुम्हें मेरी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर मेरी नाराजगी से भी नहीं पड़ना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे भला क्यों आपकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा, अगर ऐसा है तुम्हें फर्क पड़ता है तो फिर तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो?
क्यों पूरा दिन कोल्हू के बैल की तरह तुम्हें काम करना अच्छा लगता है? हाँ, कोई तुम्हें इस बात का अवार्ड देने नहीं आएगा। कुछ काम उस कामचोर अपनी देवरानी से भी करवा लिया करो, या वो महारानी और तुम नौकरानी हो। हाँ, देखिए प्रशांत जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी ही चिंता है, मेरी ही फिक्र है। मेरी ही फिक्र में आप ये सब बोल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए माँ बाबा और दादाजी हैं। वो नहीं संभाल रही है घर को तो क्या मैं भी नहीं देखूं? मैं अपने माँ बाबा को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, और मैं उनके लिए काम करूंगी, और काम करने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। अब ये गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि खुद काम करने में मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब होती है जब काम पड़ा रहता है, समझे? सुमन की बात को सुनकर प्रशांत बस हल्का सा अपनी गर्दन को हिलाने लगा, जिसके बाद उसने दूध पी लिया। वहीं निखिल राधिका को डांट रहा था। राधिका, तुम ये बताओ कि तुम कब तक मुझे मेरे ही घर वालों के सामने शर्मिंदा करवाओगी? हाँ, बोलो। क्या है, जब मैं घर की नौकरानी बनूंगी तभी आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। आपको कितनी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस और हॉट लड़की मिली है, लेकिन आपको तो बस मुझसे नौकरी ही भिजवानी है। जाइए, मुझे नहीं सुननी है आपकी बकवास। राधिका की बात को सुनकर निखिल चुप हो गया, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी पत्नी को आसानी से बात समझ नहीं आएगी। इसलिए निखिल हार मानकर सो गया। ऐसे ही कुछ दिन और बीते, और अब राधिका घर का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जो घर में होते हुए भी घर का कोई हिस्सा नहीं थी। जब घर वाले खाना खाते तो उसको नहीं बुलाते थे। ऐसे ही किसी भी चीज में वो उसकी राय नहीं लेते थे, जिस चीज से अब राधिका को दिक्कत होने लगी थी। आज दोपहर का खाना भी सुमन ही बना रही थी कि तभी रसोई में राधिका गई और हटो यहाँ से। आपको क्या लगता है कि आप ही इस घर की सबसे खास सदस्य हैं, इसलिए रोज रोज खाना बनाती है? ये मेरा काम है, समझ आया? आज अचानक से तुम्हें याद आ गया कि ये तुम्हारा काम है। ठीक है, बना लो। राधिका रसोई में जोश में आ तो गई थी, लेकिन मैंने भाभी को भेज तो दिया, लेकिन अब मैं क्या बनाऊं? मैं तो कुछ बनाना जानती भी नहीं हूँ। राधिका ऐसे ही परेशान होने लगी कि तभी अरे सुमन कहाँ है? चल, अगर तू ही खाना बना रही है तो ठीक है, बना ले। और हाँ, तेरी बुआ सास के यहाँ से मेहमान आ रहे हैं, इसलिए उनके हिसाब से भी खाना बनेगा, समझ आया? शारदा ऐसे बोलकर चली गई। मेहमानों के हिसाब से खाना यहाँ मैं अपने हिसाब से ही बना दूँ तो ही बड़ी बात है। अब क्या करूँ? इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? अरे नहीं। राधिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बेचारी मेहमानों के आने के प्रेशर की वजह से कुछ नहीं बना पाई और रोने लगी। 1 घंटे के बाद रसोई में नीरजा आ गई। राधिका भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मुझसे कुछ नहीं बन रहा है। अब मैं मेहमानों को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या आप लोग मुझसे इसलिए नहीं बोलते हो ताकि आप सब एक वक्त पर मुझे अकेला छोड़ दो? बताओ। बेकार की बातें मत कर। वो हम नहीं जो तुझसे बात नहीं करते, वो तो तू है जो बात नहीं करती है। और रही बात कुछ बनाने की, तो वो तो होना ही था। जिस लड़की ने ससुराल में आने के बाद सभी को बासी खाना खिलाया हो, उसका क्या ही किया जा सकता है। अब भुगत। चलो, मैं खाना बनवाती हूँ। और रो नहीं, क्योंकि कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं आ रहा? तो मुझे डराया क्यों था? वो इसलिए क्योंकि कल को अगर मैं यहाँ ना रहूँ और कोई नई बहू आ जाए तो तुम क्या करोगी? देखो राधिका, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, जेठानी हूँ। नई बहुएं हमेशा बड़ी बहुओं से ही सीखती है। इसीलिए अब सुबह शाम की रसोई का ये झंझट खत्म करते हैं। आज से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, क्योंकि ये हम दोनों की रसोई है। भाभी, आपकी बातें सुनकर आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने आपको हमेशा गलत समझा। मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगूं। अरे पगली, अपनों से माफ़ी नहीं मांगी जाती। बस आज के बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मिलकर इस घर की रसोई संभालेंगे। हाँ भाभी, आज से ना अलग रसोई होगी, ना कोई मनमुटाव। मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी। फिर क्या, दोनों बहुओं ने बड़े ही प्यार से खाना बनाया और फिर आज की रात पूरे परिवार ने साथ मिलकर गर्मा गर्म खाना मिलकर खाया। दोस्तों, क्या आपकी भी कोई देवरानी या जेठानी है और वो सुमन जैसी है या राधिका जैसी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।